नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में सीखेंगे समास प्रकरण। दोस्तों संधि व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समास प्रकरण। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और उसमें दोस्तों संस्कृत व्याकरण पूछी जा रही है तो उसमें दोस्तों समास का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में दोस्तों बहुत आसान तरीके से सीखेंगे संस्कृत व्याकरण का ये टॉपिक समास प्रकरण। ठीक है, इसको सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। समास के प्रकार देखेंगे, समास को किस प्रकार से पहचानना है, समास का विग्रह कैसे करना है, उसका अर्थ कैसे निकालना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं समास का अर्थ क्या होता है वहाँ से। ठीक है, तो समास का अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत व्याकरण का टॉपिक है समास प्रकरण, इसका सबसे पहले अर्थ देखते हैं। तो संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पदों मतलब शब्दों, ठीक है, शब्दों को पद बोला जाता है, का संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो इसे समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो इसे समास कहते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे आपको समास का अर्थ क्लियर हो गया। क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो इसे समास कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समास में पहले वाले पद को पूर्व पद, ठीक है, और बाद वाले को उत्तर पद, जैसा नाम से स्पष्ट है, पहले वाले को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है यहाँ पर संधि को अलग करना विच्छेद कहलाता है। ठीक है, और समास के समस्त पदों को अलग करना विग्रह कहलाता है। ठीक है दोस्तों संधि को अलग करना क्या? विच्छेद कहलाता है, और समास को अलग करना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। तो दोस्तों ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। समास का अर्थ, समास के पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं, बाद वाले पद को उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और संधि को अलग करना विच्छेद कहलाता है और समास को अलग करना विग्रह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम समास के प्रकार पढ़ते हैं, इनकी ट्रिक भी पढ़ेंगे, इनको कैसे पहचानना है, इनको विग्रह कैसे करना है, इनका अर्थ कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहला है समास के प्रकार में समास, अवयवी भाव समास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? पूर्व पद प्रधानो अवयवी भाव, पूर्व पद प्रधानो अवयवी भाव। अब दोस्तों अवयवी भाव समास में आएंगे। इस समास में पूर्व पद अवयव प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, इस समास में मेन क्या होता है? पूर्व पद मतलब पहले वाला पद अवयव प्रधान होता है। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं हम? पूर्व पद प्रधानो अवयवी भाव। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों उपसर्ग लगा रहे उस समास में क्या होता है? अवयवी भाव समास होता है। इसकी ट्रिक पहचानने की क्या है कि जिस समास में उपसर्ग लगा हो, ठीक है दोस्तों, जिस समास में उपसर्ग लगा हो उसे अवयवी, वहाँ पर क्या? अवयवी भाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे ये, अब दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर समस्त पद लेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद उसको विग्रह करेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला उदाहरण है प्रतिदिनम। तो दिना दिना प्रति, प्रत्येक दिन। ठीक है, यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगी है दिनम में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगी है तो यहाँ पर कौन सा हो गया? अवयवी भाव समास। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं अधि हरि, हरो इति, हरि के विषय में। इसका अर्थ क्या है? हरि के विषय में। इसका विग्रह क्या है? हरो इति। ठीक है, तो अधि हरि में देखिए दोस्तों, अधि एक उपसर्ग है, अधि लगी है। हम उस उपसर्ग भी दोस्तों संस्कृत में पढ़ेंगे कि उपसर्ग को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों उसको पहचानने की ट्रिक क्या होती है? उपसर्ग लगा हो। ठीक है, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो वहां पर क्या हो रहता है? अवयवी भाव समास रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका विग्रह, समस्त पद हमने देखा, विग्रह किया, उसका अर्थ भी देखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अवयवी भाव समास। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला है हमारा समास कर्मधारय समास। तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? विशेषण विशेषण बहुलम, इसको संस्कृत में ये बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब दोस्तों इस समास में क्या रहता है? पूर्व पद जो रहता है वो विशेषण होता है। ठीक है दोस्तों, इस समास में क्या रहता है? पूर्व पद विशेषण होता है। इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने पूरा समस्त पद लिया है, उसका विग्रह किया है और उसका अर्थ लिया है। ठीक है दोस्तों, पद हमारा ये क्या है? यहाँ पर महादेव, महान चौसो देव, महान है जो देव। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों घनश्यामम, घन इव श्यामः
बादलों के समान। ठीक है दोस्तों, इसको इससे समझिए, इसका पूर्व पद विशेषण होता है। घन यानी बादलों के समान, यहाँ पर घन जो है विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर महा जो है वो विशेषण है, तो इसका जो पूर्व पद है वो विशेषण होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला समास है द्विगु समास। तो दोस्तों अगला समास है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास को संस्कृत में क्या बोला जाएगा? संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु, इसको संस्कृत में बोला जाता है संख्या पूर्वो द्विगु। ठीक है दोस्तों, अब इस समास को दोस्तों हमें पहचानना कैसे है कि इस कौन से शब्द में द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, तो इस समास का जो पूर्व पद रहता है वो संख्या बोधक रहता है। संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, इस समास का जो दोस्तों पहला वाला पद रहता है वो हमेशा क्या रहता है दोस्तों? संख्या बोधक होता है। ठीक है दोस्तों, इसको उदाहरण के जाइए और आप समझिए दोस्तों, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। द्विगु समास दोस्तों बहुत आसान होता है, इसका जो पहला पद रहता है वो संख्या बोधक रहता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण समझते हैं इसका। यहाँ पर हमने समस्त पद लिया है, ठीक है, उसका विग्रह किया है, उसका अर्थ लिया है। ठीक है, शब्द है दोस्तों यहाँ पर पच्च गवम। ठीक है दोस्तों, पच्चान गवान समाहारा, यानी 5 गायों का समूह। पच्चाना गवाना समाहारा, मतलब 5 गायों का समूह। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये पच्च लिखा है दोस्तों, तो इससे आप समझ सकते हैं संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, अगर आपको पहले यानी पहले संख्यावाचक, अगर आपको संख्यावाचक पद मिल रहा है पहले, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? यहाँ पर दोस्तों समस्त पद है द्विगु समास में, उसके बाद विग्रह और अर्थ। ठीक है दोस्तों, चतुर्युगम। चतुर्युगम, इसका विग्रह क्या होगा? चतुर्नाह युगानाह समाहाराः, मतलब 4 युग। यहाँ पर भी चतुर मिल गया हमको, चतु मिल गया मतलब संख्यावाचक। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द्विगु समास है। इसी प्रकार देखिए त्रिभुवनम, तो इसका विग्रह क्या हो गया? त्रियाणा भुवनाना समाहार, मतलब 3 भुवनों का समूह। ठीक है दोस्तों, क्लियर? बहुत आसान है द्विगु समास, बहुत आसान है। अब अगला हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुब्रीहि समास को संस्कृत में क्या बोला जाता है? अन्य पदार्था प्रधानो बहुव्रीहि। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस समास में क्या रहता है? ना तो पूर्व पद प्रधान रहता है, ना ही उत्तर पद प्रधान रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, इस समास में पूर्व व उत्तर पद के स्थान पर अन्य कोई पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या रहता है? ना उत्तर पद प्रधान होता है, ना पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, उसके स्थान पर अन्य कोई पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। यहाँ पर हमने समस्त पद लिया है, ठीक है, उसका विग्रह किया है और उसका अर्थ लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शब्द है दशानन, दशः अनन्यानि यस्य साह, मतलब क्या है इसका? 10 हैं मुख जिसके, वो कौन है? रावण। तो यहाँ पर दशानन में तीसरा पद जो है, तो यहाँ पर जो रावण है वो अन्य पद है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए क्या है? चक्रपाणि है, तो चक्र पाणो यस्य सा, मतलब चक्र है हाथ में जिसके। ठीक है, तो वो कौन है? विष्णु। इसमें दोस्तों अधिकतर क्या है? भगवानों के नाम आते हैं, यहाँ पर रावण वगैरह इनके नाम आते हैं, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। कोई इसमें क्या रहता है? ना तो यहाँ पर ना तो दशा ना ही आनंद, दोनों प्रधान नहीं है। यहाँ पर दोस्तों क्या रहता है? ना तो पूर्व पद प्रधान रहता है, ना ही उत्तर पद प्रधान रहता है। उनके स्थान पर क्या है? कोई अन्य पद प्रधान रहता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास। इसको याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? भगवानों के नाम रहते हैं, देवी देवताओं के नाम रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या रहता है? हमेशा बहुब्रीहि समास रहता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं संस्कृत में द्वंद्व समास। तो दोस्तों द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या है? द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। इस समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जो द्वंद्व समास है उसमें क्या दोस्तों? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में मुख्य रूप से 3 भेद हैं। संस्कृत में द्वंद्व समास के क्या है दोस्तों? मुख्य रूप से 3 भेद हैं। सब 3 पॉइंट है याद रखने के लिए। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको दोस्तों सारे समास क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, द्वंद्व समास के मुख्य रूप से क्या है? संस्कृत में 3 भेद हैं। पहला इसमें से इतरेतर द्वंद्व,
ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या रहता है, दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। जैसे माता पितरोः, माता पितरोः, माता चा पिता चा, मतलब माता का भी अलग अस्तित्व है अपना और पिता का भी अलग अस्तित्व है। ठीक है दोस्तों। दूसरा रहता है इसी में समाहारा द्वंद्व। तो दोस्तों अगला है द्वंद्व समास का जो भेद है वो क्या है, समाहारा द्वंद्व। इसमें क्या, इसमें पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध करवाता है। दोस्तों बेसिकली बात क्या है, इसमें जो पद रहता है वो समूह का बोध करवाता है। सिंपल सी बात है। जैसे अहोरात्रम, तो दोस्तों यहाँ पर ये समस्त पद है, ये विग्रह है और ये इसका अर्थ है। तो समस्त पद क्या है, अहोरात्रम, मतलब अह चा रात्रि चा। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, रात और दिन। ये इस प्रकार से रात और दिनों का समूह का बोध करवा रहे हैं। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगला है गद्य काव्यम। ठीक है, गद्य चा काव्यम चा। तो यहाँ पर क्या अर्थ क्या हुआ इसका, गद्य और काव्य। यहाँ पर दोस्तों गद्य और काव्य क्या है, अपने अपने समूहों का बोध करवा रहे हैं। गद्य भी अपने समूह का बोध करवा रहा है और काव्य भी अपने समूह का बोध करवा रहा है। तो समाहार द्वंद्व में क्या होता है, समूह का बोध होता है, वहां पर कौन सा समाहार द्वंद्व होगा। तो दोस्तों अगला द्वंद्व समास का भेद देखते हैं। तो दोस्तों अगला है एक शेष द्वंद्व। ठीक है, जैसा नाम से स्पष्ट है, इसमें जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष बच जाए। ठीक है, एक पद शेष रहता है, वहां पर क्या रहता है, एक शेष द्वंद्व रहता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या रहते हैं, दो शब्द रहते हैं। दो शब्द को ना बोलते हुए एक शब्द को बोल दिया जाता, तो एक शब्द बोल दिया जाता है। जैसे इसमें लिखा भी है, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है। ठीक है, जैसे हम बोलना चाहें माता और पिता, माता पिता की जगह हम पितरों भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। पुत्री और पुत्र, पुत्री और पुत्र की जगह पुत्रों भी बोल सकते हैं। पितरों के अंदर माता भी आएंगी, पिता भी आएंगे, इसी प्रकार पुत्रों के अंदर पुत्री भी आएंगे और पुत्र भी आएंगे। तो इसको उदाहरण के जरिए भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि दो शब्दों की जगह हमने एक शब्द बोल दिया, तो वहां पर कौन सा द्वंद्व हुआ, एक शेष द्वंद्व। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण है जैसे पितरों, पितरों का क्या हो जाएगा, माता चा पिता चा, माता और पिता। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार पुत्रों, पुत्रों में क्या हो जाएगा, पुत्री चा पुत्र चा, पुत्र पुत्री और पुत्र। ठीक है दोस्तों, आसान है, दो शब्दों की जगह एक शब्द दिया हो, जैसे पितरों दिया है। पितरों क्या है दोस्तों, पितरों के अंदर माता भी आ जाएंगी और पिता भी आ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के शब्दों में क्या रहता है, एक शेष द्वंद्व रहता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं हम। अब दोस्तों अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तो दोस्तों तत्पुरुष समास को संस्कृत में क्या बोलेंगे, उत्तर पद प्रधानः। उत्तर पद प्रधानः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद से आपका मतलब क्या रहता है, बाद वाला पद। पूर्व पद पहले वाला पद और उत्तर पद बाद वाला पद। मतलब यहाँ पर देखिए उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे उदाहरण है गंगा जलम, तो यहाँ पर बाद वाला पद कौन सा हुआ, जलम। ठीक है, पहला ये होगा कौन सा, पूर्व पद, ये हो गया पूर्व और ये हुआ आपका उत्तर। ठीक है, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। तो दोस्तों ये पहला वाला हमारा पूर्व पद हुआ और ये बाद वाला उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में क्या रहता है, ये उत्तर पद प्रधान रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर गंगा जलम, यहाँ पर जैसे इसका विग्रह क्या हुआ दोस्तों, गंगा जलम अनय, गंगा जलम अनय। यहाँ अनय इस क्रियापद के साथ जल का ही साक्षात संबंध होता है, अतः यहाँ जल इस उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान है, अतः यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जल जो है इसका इसके उत्तर पद की ही प्रधानता है। तो यहाँ गंगा जलम में जो जल है, गंगा नदी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किस गंगा जल की बात हो रही है, तो यहाँ पर जल जो है उत्तर पद ही प्रधान है, अतः यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, इस क्रियापद के साथ जल का ही साक्षात संबंध है, मतलब जल जो है यहाँ पर जलम जो है वही प्रधान है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों लास्ट में मैंने आपको मास्टर ट्रिक की बोली थी कि मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर आपके केवल 2 मिनट लूंगा और आपके जो 6 के 6 समास है और द्वंद्व समास के तीनों रूप वो 2 मिनट के अंदर आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर ट्रिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास का क्या रहता है, पहला जो
पहला जो शब्द रहेगा वो उपसर्ग रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में जो पहला शब्द रहेगा वो क्या रहेगा, विश्लेषण रहेगा। इनको दोस्तों बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द क्या रहेगा, उपसर्ग, पहला पद उपसर्ग, पूर्व पद उपसर्ग, ठीक है। दूसरे में कर्मधारय समास में पूर्व पद यानी पहला वाला पद क्या रहेगा, विश्लेषण, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद, ये पहले पहले की बात हो रही दोस्तों, उपसर्ग, विशेषण और संख्यावाचक। पहला शब्द क्या रहेगा, संख्यावाचक। पहला पद कौन सा रहेगा, संख्यावाचक, किसमें, द्विगु समास में। अव्यय में उपसर्ग, कर्मधारय में विश्लेषण, द्विगु में संख्यावाचक, ठीक है। बहुब्रीहि समास को पहचानने के टिक भगवान के नाम रहेंगे, भगवान का नाम आएगा, ठीक है दोस्तों। पर्यायवाची के समान भगवान के नाम आएंगे। जैसे दोस्तों 10 हैं मुख जिसके रावण, ठीक है, हाथ में है चक्र जिसके विष्णु। इस प्रकार से ये भगवान से संबंधित जो नाम आएंगे वो कहलाएंगे वो अधिकतर क्या, बहुब्रीहि समास में आएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व का मतलब आप याद रखिए बराबर होता है, ठीक है। हिंदी में तो हम इससे पहचान जाते हैं कि बीच में ये चिन्ह लगा रहता है, लेकिन संस्कृत में कैसे पहचानेंगे, तो बराबर, ठीक है, बराबर की बात होगी, वहां पर द्वंद्व समास होगा, ठीक है। द्वंद्व समास के अंदर 3 होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष। इतरेतर का मतलब क्या है, वहां पर अलग अलग अस्तित्व होगा, ठीक है। समाहार में समूह का बोध हो जाएगा, रात दिन होगा, और ठीक है एक शेष, एक शेष में क्या होगा, दो शब्दों को ज्वाइंट करके एक शब्द बना दिया जाएगा। जैसे माता और पिता को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, पितृ बोल सकते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मिलाकर एक पद हो जाएगा। और आखिरी में तत्पुरुष समास, तो बाद वाला पद प्रधान होगा, ठीक है। बाद वाला पद मतलब कौन, उत्तर पद मतलब कौन सा, बाद वाला पद, ठीक है। उत्तर पद बोला जाता है बाद वाले पद को, तो बाद वाले पद प्रधान होगा, वहां पर कौन सा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ आपको। इस ट्रिक के जरिए से भी आप समास को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये समास प्रकरण संस्कृत ग्रामर की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक पर आप क्लिक कर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।